आज यहाँ पे नहीं है, यहाँ के प्राचार्य महोदय, लेकिन उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यह स्थान प्रदान किया जिससे हम अपने कार्यक्रम का आयोजन यहाँ कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम धन्यवाद करना चाहेंगे मनमीत और स्वयं का कि आपने इतने कम समय में इतना अच्छा अरेंजमेंट किया जिससे कि आज कार्यक्रम हम लोग पा रहा है। तो सबसे पहले हम मंच पर बुलाना चाहेंगे मैम, प्लीज। प्रोफेसर ऋचा शुक्ला मैम, प्लीज। प्रोफेसर संगीता कोटवाल मैम, प्रोफेसर शोभा मिश्रा एंड डॉक्टर नेहा धवल। तो आप सभी के मॉडरेटर्स यहाँ पे आज के, अब मैं आप लोगों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम है हिंदुस्तान का युवा संसद आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम आप लोगों के मत जानेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम आप लोगों से ही टॉपिक लेंगे कि किन किन टॉपिक्स पर आज का ये सेशन होना चाहिए। जैसे आप लोग गरीबी हो गया, आरक्षण हो गया, या फिर बेरोजगारी हो गई, स्वास्थ्य हो गया। बहुत लोग अलग अलग तरीके से, हम लोगों ने भी कई जगहों पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया, KKC में, IMRT में, लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो कई बच्चों ने अच्छे अच्छे टॉपिक्स दिए। कुछ ने कहा कि पर्यावरण में भी बातचीत होनी चाहिए, कुछ ने कहा कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बात करनी चाहिए। तो आप लोग अपने जो आपको, जैसे कुछ लोगों को निकलते होंगे घर से, उनको जाम की समस्या यानी ट्रैफिक की समस्या भी नजर आती होगी, तो आप लोकल मुद्दे भी चुन सकते हैं, नेशनल मुद्दे भी चुन सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन वो मुद्दे पूरी तरीके से आपके होने चाहिए और आपको उस पर फैक्चुअली बोलना होगा कि आपको उससे क्या दिक्कत है। अगर उसमें किसी को ये लगता है कि ये गलत बोल रहा है तो उसके विपक्ष में खड़ा होकर बात बोल सकता है। यदि जैसे कोई कह रहा है कि देश में बेरोजगारी घट रही है, तो कोई कहेगा कि ये बढ़ रही है, तो उसको फैक्ट रखने पड़ेगी, कितने % बढ़ी, क्या हुआ सही। लेकिन इन सारी चीज़ों में हमें चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना है, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है। पूरी ऑर्गेनिक सी डिबेट होगी। ये आपके मुद्दे हैं, आपका मंच है, आप इसको बेहतर ढंग से अपने मतों के जरिए रखिए, जिसका हम प्रकाशन अपने हिंदुस्तान अखबार में करेंगे। और मेरे ख्याल से किसी कोई डाउट है इसमें? ठीक है, मैं थैंक यू। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो नवीन कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कॉलेज की छात्राओं को ये मंच प्रदान किया, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और हम, क्योंकि भारत की बात अगर करें, एक लोकतांत्रिक देश है और अभी लोकसभा चुनाव यानी लोकतंत्र का बड़ा पर्व होने वाला है, और इस पर्व में बहुत सारे मुद्दे बहुत सारी पार्टीज के माध्यम से सामने आ रहे हैं। लेकिन आप एक नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं? क्योंकि एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि भारत का हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं और हम अमृत काल में चल रहे हैं। विकसित भारत का एक सपना देख रहे हैं। तो विकसित भारत किस रूप में आप देखना चाहते हैं और आज उस दिशा में क्या प्रयास हो रहे हैं और क्या प्रयास और ज़्यादा होने चाहिए जिससे हम विकसित भारत का सपना पूरा कर सकें। इन सबको खास तौर से ध्यान में रखते हुए आप कौन से, और उसमें भी आप देखिए जो NEP की भी हम बात करें, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास की बात होती है। तो कैसे एक समग्र विकास करते हुए एक सभी नागरिकों का हम विकसित भारत का सपना भी साकार कर सकते हैं। इनको देखते हुए आप सभी के दिमाग में बहुत सारे मुद्दे होंगे। आप युवा हैं तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित होंगे। आपके जो बड़े घर में हैं उनकी समस्याओं को भी आपने 2-4 आप हुए होंगे उनसे कि क्या उनकी समस्याएं हैं। और आप जब रोड पे चलते हैं, आप कॉलेज आते हैं, तो बहुत सारे मुद्दे रास्ते भर में जो भी थोड़ा सा सेंसिटिव है उनके बारे में सोचता है, देश हित के बारे में सोचता है, वो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती होंगी। तो आज इन्होंने एक बहुत अच्छा मंच प्रदान किया है आप लोग को कि आप लोग खुली डिबेट कर सकते हैं। और एक आपको युवा संसद, इसको नाम इसलिए दिया गया, संसद में ऐसे ही होता है, जो पक्ष की पार्टी होती है वो अपनी बात कहती है और विपक्ष उसका कुछ ना कुछ
ऐसा नहीं है कि वो कोई झगड़ा होता है, विपक्ष अगर उसकी कोई बात कहता है तो इसी तरह से हमारा विकास आगे बढ़ता है। हम कूप मंडूक की तरह एक ही जगह नहीं रह जाते कि एक ने जो काम किया हम सेटिस्फाई होकर बैठ गए। जितना सेटिस्फाई है, लेकिन उसमें और की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो वही गुंजाइश आज आप लोगों के माध्यम से यहाँ पर निकालने का प्रयास है। तो आप सभी जितने यहाँ पार्टिसिपेंट्स आए हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है और एक अच्छी परिचर्चा की हम लोग आशा करते हैं। तो अब इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, सीधे पार्टिसिपेंट्स की ओर जाते हैं और चर्चा शुरू करते हैं। आप में से कौन सबसे पहले इस परिचर्चा में भाग लेगा? एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं, आप जो भी इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे पहले अपना नाम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो नाम नोट होगा और आपने कितना प्रतिभागिता की उसमें से बेस्ट जो अच्छी जो चर्चा करेंगे उन सभी को हिंदुस्तान की तरफ से सम्मानित भी किया जाना है। इसलिए अपना नाम बताएंगे और परिचर्चा में उसी तरह से भाग लेंगे जैसे आप एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम तनु सारस्वत है, मैं एनसीसी 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक जो मैं आज के लिए उठाना चाहती हूँ वो है इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा विचार ये है कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स बनाती है वो एक जगह से लॉन्च होती हैं और वो वैसे ही लॉन्च होकर के पड़ी रह जाती हैं। जो हमारे यहाँ पे कास्केड सिस्टम है किसी भी चीज़ का, वो मुझे लगता है कि एक हिंड्रेंस कॉज करता है किसी भी स्कीम को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑड एंड इवन स्कीम की बात करें सर, तो हमने देखा कि दिल्ली एरिया में इन्होंने ऑड एंड इवन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, बट वो कुछ टाइम तक ही चल पाया, उसका इतना वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद भी काफ़ी सारी स्कीम्स बनी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी। इवन इफ टुडे आई सर्च अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर हैव बीन लॉन्च्ड ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, तो मुझे करीबन 30 से 35 स्कीम्स ऐसी मिल जाती हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं और जिनके बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दोज स्कीम्स ऑन द ग्राउंड ऑन द अपर लेवल, वी मस्ट थिंक अबाउट इम्प्लीमेंटिंग दोज ऑन द ग्राउंड लेवल टू। मेरा कहने का आश्चर्य से इतना है। थैंक यू। इन्होंने जो बात कही उसको कोई काउंटर करना चाहेगा आप में से? किसी और का अपना कोई नया मुद्दा? नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ तनुजा कांडपाल। मैं ये मुद्दा उठाना चाहूँगी कि मैम अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा है और मैम यूथ बहुत बढ़ रहा है। तो मैम जो मैम्स की वैकेंसीज निकलती हैं मैम वो बहुत कम होती हैं मैम, 3 to 4 फिगर्स में होती हैं। एंड मैम जो बच्चे उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं मैम 5 to 6 फिगर बच्चे अप्लाई करते हैं मैम उसमें। तो मैम और मैम जब अप्लाई करते हैं हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं मैम प्रिपेयर्ड होके, मैम उसके बाद मैम पेपर लीक हो जाते हैं। तो मैम हम लोग के लिए क्या मैम हम लोग का भविष्य उसके लिए मैम कुर्बान नहीं हो रहा है? लाइक मैम लोग तैयारी करते हैं की मेहनत से। इन्होंने जो बात कही कोई कुछ कहेगा? यहाँ पे आपको जैसे अभी सर ने पहले बताया था पक्ष और विपक्ष की, अगर एक अपनी बात कह रहा है तो जरूरी नहीं है आप उससे सहमत हो, आप उसमें कुछ एड ऑन कर सकते हैं या उसकी आप उससे सहमत नहीं है तो कोई बात कह सकते हैं। पीछे कोई कहना चाहता है, माइक पास करें। मैं इनकी बात के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं इसी बात के पक्ष को और मजबूत करते हुए बताना चाहती हूँ कि मैं खुद पिछले 3 बार मैं मेरा नाम राधा है, मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं पिछले 3 साल से ये जो पीटी एग्जाम होता है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का, मैंने 95% से ऑलवेज एबव स्कोर किया और मैं 22 ईयर्स ओल्ड हूँ। जब से मैं 18 साल की थी तब से मैं एग्जाम दे रही हूँ, लेकिन मैं आज तक कोई भी एग्जाम कंप्लीट हुआ ही नहीं मानी। और ना जो भी अभी एग्जाम और भी दिए हैं आगे वाला वो भी लीक हो गया और उसका भी यहाँ से एग्जाम देने के सेंटर भी 200 किलोमीटर। मैम पेरेंट्स को इतनी दिक्कत हो रही है, बच्चों को इतनी दिक्कत हो रही है, ऊपर से पेपर लीक हो रहा है। और मैम ये जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा और इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस पेपर हो रहा है। भले ही यूपी गवर्नमेंट के अंडर में, पर इसमें केंद्र सरकार को अगर ये कॉम्प्लीट लिस्ट का है, मैं कहती हूँ केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि बच्चों को कितनी दिक्कत हो रही है।
आपने बोला मीनिंगलेस पेपर हो रहा है, एक्सप्लेन करें इसको। मीनिंगलेस ये कि 3 बार पेपर हुआ और कोई भी वैकेंसी ऐसी नहीं हुई जो कंप्लीट हुई। पेपर हुआ, इवन मैंने 95 परसेंटाइल से ऊपर तीनों बार स्कोर किया, पर मेरे लिए वो कोई भी अर्थ नहीं हुआ। हाँ, वो अर्थ पेपर हो गया मेरा। आना जाना पढ़ना लिखना कोई मतलब नहीं था। फाइनल होता ही नहीं है, अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती ही नहीं है कोई भी चीज इतने सालों में। तो फिर एक जैसा कहा जाता है कि न्याय देश से मिलना न्याय ना मिलने के बराबर है। तो जो चीज आपने वादा किया आप 1 साल में पूरा कर रहे हो, तो 5 साल में पूरा कर रहे हो, तो इससे अच्छा नहीं होगा। आप लोग एक दूसरे के जज्बे के ऊपर ताना बजा सकते हैं। मैम इस बात को काउंटर करना चाहूँगी। पहली बात तो मैम अभी जब हमने यूपीपी का एग्जाम देखा तो वो उसमें वैकेंसीज बहुत ही एटमोस्ट मैक्सिमम वैकेंसीज आई थी, ठीक है, बट वो एग्जाम लीक हो गया। कभी हम लोगों ने ये सुना है कि यूपीएससी का एग्जाम लीक हो गया, यूपीएससी का पेपर लीक हो गया हो? मुझे तो नहीं लगता कभी सुना है। सीडीएस का, एनडीए, सो इट इज नॉट अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। हम स्टेट गवर्नमेंट पे ही इस चीज का बोझा डालेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम करा रही है उसमें कोई गलती नहीं है। मैंने आज तक नहीं सुना यूपीएससी का इंटरव्यू लीक हो गया है, मैंने आज तक नहीं सुना सीडीएस का इंटरव्यू लीक हो गया हो, एफकैट का इंटरव्यू लीक हो गया हो। दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इंडिया इज ऑल अबाउट द डिवीजन इन द सिस्टम्स। मैम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग है, लेजिस्लेटिव सिस्टम अलग है। अगर लेजिस्लेचर का काम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम संभालने लग जाएगा तो इंडिया नहीं चल पाएगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ नहीं करती है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो इश्यूज हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इंटेलिजेंस नहीं दे सकती अनटिल एंड अनलेस वो उससे हटकर के एकदम से जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है मैम कि सब्जेक्ट जो है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है, दैट इज सोलली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आस्क टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इट्स सॉल्यूशन। थैंक यू। हर एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो, उनको सर्टेन टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट सौंपे जाते हैं। 3 लिस्ट हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एक सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहते हो कि इंटरफेयर करे, लेकिन अगर वो उसकी लिस्ट में नहीं आता है तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन इज सोनली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, राइट? चलिए आगे जो भी नेक्स्ट है वो आ सकता है। Good morning everyone, myself Shambhavi. So my topic is reservation. First of all, I am not against reservation. I am strongly against caste-based reservation. For instance, कि like एक general category से belong करता है कोई child है, उसके parents poor हैं, तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए कि उसे टेक्स्ट बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे। फॉर इंस्टेंस देती है, बट लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग कि उसे टेक्स्ट बुक फ्री देनी चाहिए विच इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। क्योंकि लाइक रिजर्वेशन हम क्यों अगेंस्ट है, नाउ आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो पहली बात तो रिजर्वेशन जिस मोटिव से गवर्नमेंट करती है कि वो SC, ST एंड OBC को फेवर करेगा, वो लेस देन 1% फेवर करता है। जो ये इल्यूजन बना हुआ है कि वो सारे SC, ST, OBC को फेवर करती है, बिकॉज हमारे में 25 करोड़ SCs हैं जिसमें से ओनली फ्यू लैक्स पीपल को ये रिजर्वेशन पॉलिसी फेवर करती है। एंड सेकेंड थिंग कि ये बहुत सोशल एजेंडा, सोशल इशू बहुत क्रिएट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फेवर करती है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स में कास्ट डिफरेंट है तो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। एंड प्लस ये उनका मोरल भी डाउन करती है SC, STs का एंड OBCs का, लाइक क्योंकि लाइक दे डोंट हैव टू स्टडी, उनका कम नंबर पे उनको जॉब मिल जाएगी एंड दे डोंट हैव टू स्टडी। एंड सो इवन भगवद गीता में भी लिखा है, श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, कि चारों वर्ण मेरे द्वारा रचे गए हैं, जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं। मतलब हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो वर्ण सिस्टम था वो वर्क के बेसिस पे था, बर्थ के बेसिस पे नहीं। जो अब हम लोग के यहाँ पे हो रहा है कि बर्थ के बेसिस पे, फिर चाहे वो कितना भी लाइक उनके पेरेंट्स चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि कुछ SC, ST, OBC की लिस्ट अलग की गई है कि अगर उनके पेरेंट्स सक्सेसफुल हो गए हैं तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन
स्टिल लाइक हमारे यहाँ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं है। इस वजह से बहुत सारी चीज़ें जो शायद हमारे लीडर प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट आप नीचे आते 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 लाइक उनके जो उन्हीं के कार्यकर्ता हैं वही लोग हटा देते हैं एंड उन्हीं लोगों को काम करने का मन नहीं करता। एंड थर्ड एंड सेकेंड थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ GDP इंक्रीज हो रही है जो फ्यू हैंड्स पे भी इम्प्रूव हो सकती है। लाइक अगर अंबानी, मुकेश अंबानी एंड अडानी के हाथ में भी अगर पावर आएगी तो वो भी GDP इंक्रीज कर लेंगे। पर अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो उसमें इंडिया अभी भी बहुत लाइक लो पोजीशन पे है। तो उसके लिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का कर रही है, जैसे MG नरेगा कर रही है, बट स्टिल वो अनस्किल्ड लेबर्स है। एंड बहुत सारे लोग जो बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, स्टिल उनके पास ग्रेजुएशन डिग्रीज है, बट यही है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड थिंग इज क्लाइमेट। लाइक गवर्नमेंट, जैसे अभी हम लोग को पता चल रहा है कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, उसका जो मीन लेवल है अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सो मतलब लाइक गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए पॉलिसीज फॉर ग्रीन हाउस एमिशन एंड फॉर क्लीन एयर के लिए कुछ पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तालियां आप अच्छी सी बजा सकते हैं, काफी मुद्दे उस छात्रा ने उठाए हैं। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विधि सक्सेना। मैं BSc थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है रिजर्वेशन। मैं इनके सपोर्ट में बोलना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन जो पहले इम्प्लीमेंट किया गया था इसीलिए किया गया था कि इंडिया में सिस्टम में जनरल बहुत हायर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, SC ST और OBC में लोअर आते हैं, बट प्रेजेंट सिनेरियो में तो रिजर्वेशन की वजह से जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे छात्र भी हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, बट एक तो मार्क्स से बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के कि जनरल कैटेगरी वालों का रह जाता है, क्योंकि वो लोग रिजर्वेशन की बच्चे स्टूडेंट्स की वजह से उन लोगों के मार्क्स में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है। और मैं कहना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन जो है इस प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए जो है कैटेगरी वाइज कास्ट सिस्टम के बेसिस पर नहीं होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे डिवाइड करना चाहिए कि इतना फाइनेंशियली स्टूडेंट जो बच्चा है वो जितना स्टेबल है उसके अकॉर्डिंग उसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिजर्वेशन होना चाहिए। देखिए जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, जैसे कि SC STs के लिए भी 7%, 7.5% है, OBCs के लिए 25% रिजर्वेशन है, तो उसकी वजह से जनरल कैटेगरी वालों को जॉब्स पाने में मुश्किल होती है। और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं कि मैंने भी नीट का एग्जाम दिया था, मेरे कुछ नंबर से रह गया था कि जनरल कैटेगरी में मैं बिलोंग करती हूँ। और ये भी होता है कि कोचिंग से होती है वो इतनी हाई फीस कॉस्ट करती हैं कि बच्चे ने इतने साल पढ़ाई करी, इतनी हाई फीस दी, उन पैसों के वो पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं बच्चे कि उसका जो है मार्क्स गवर्नमेंट एग्जाम्स में या अलग एग्जाम्स में उतने आ नहीं पाते हैं। और जो लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड का बच्चा भी होता है अगर उसको भी अगर अलग से थोड़ा कम भी उसने पढ़ा तो भी उसका जो हो जाता है। और एक और बात है कि इन सबसे जो है बच्चों के आपस में लड़ाई में जो है एक तरह से ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है कि सारे बच्चे जो हैं एक कास्ट की बेसिस पे आपस में उन लोगों को भी लड़ाई कैसे रहती है। इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस पे होगा तो मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे इसको। और फिर सेकेंड टॉपिक भी है डिजिटल इंडिया। जैसे कि इतना ज़्यादा गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया कर रही है, पर बहुत सारे ऐसे लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग इन पर स्मार्टफोन नहीं है, तो है भी तो उन्हें इस चीज़ का यूज़ करना नहीं आता है। जैसे कि डोरिया हॉस्पिटल में एक बार मैं गई थी, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी थी लोगों की, तो फ़ोन से ऐप डाउनलोड करके QR कोड स्कैन करके जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं ले पा रहे थे। और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है, जो लोग थोड़ा सही से यूज़ कर सकते हैं, उनको तुरंत ही जो है अपॉइंटमेंट मिल जा रही थी, वो यूज़ कर पा रहे थे, डॉक्टर्स मिल पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन होने की वजह से भी जो है उन लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा, क्योंकि लगाना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम तो ला रही है लेकिन उसको अच्छे से लोगों को यूज़ करना नहीं बता रही है। और बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, उनके साथ एक बार फ्रॉड हुआ था कि एक इंसान का जो स्कैन QR कोड पे किसी और ने अपना QR कोड लगा दिया, उसकी वजह से उसके पैसे अगर उसको मिल भी रहे हैं तो इंसान को पता नहीं चल रहा कि उसको पैसे मिल रहे हैं। और जैसे डिवाइसेस होते हैं इन सबको यूज़ करने के लिए कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमें पैसे मिले कि नहीं, इसकी भी जानकारी हर इंसान को उतने अच्छे से नहीं है। तो ऐसे गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाई थी कि डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को टीच करना चाहिए, वेंडर को नहीं यूज़ कर पाए, क्योंकि इंटरनेट से जानकारी तो मिल जाती है, उन्हें सही समझ नहीं आता है, कुछ लोग इसे समझ भी नहीं कर पाते हैं। मुझे लग रहा है एक साथ इसको जवाब देने के लिए बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया, तो मेरा एक सजेशन ये है कि आप लोग अपने पास कागज पेन रखें, नाम के साथ आप लिखते जाएं कि उसको आपने काउंटर करना था, तो हम लोग कुछ नए और मुद्दे भी आने दें और फिर डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। ऐसे हम एक ही क्वेश्चन पे रह जाएंगे
तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना उस स्टूडेंट का नाम लिखें और उसकी प्रॉब्लम के काउंटर में आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, अब नया मुद्दा। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड माय टीचर्स। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं बीएससी सेकेंड ईयर से हूँ और मेरा टॉपिक मैम ये है कि मेरे घर के सामने बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहाँ से मैम गैस लीक होती है जो बहुत ही डेंजरस होती है, जिसके चक्कर में मैम हमारे मोहल्ले में 2 से 3 औरतें जो है बेहोश हो चुकी हैं, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा मैम, जिससे कि बहुत ही डेंजरस हो गया है। हम लोग ने इससे अप्लाई किया था कि अपनी जो कंपनी है ये बंद कर सके या फिर इनको थोड़ा सा सिक्योर कर सके, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बल्कि गवर्नमेंट से कहा भी गया था कि इनको नोटिस देके बंद करवा सके, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जो जिससे नुकसान हो रहा है मैम, मुझे भी हुआ है इनफैक्ट, तो मैं 2 से 3 दिन में हॉस्पिटल में रही हूँ। तो मैम मैं इसके चक्कर में कह रही हूँ कि गवर्नमेंट से प्लीज़ इसके लिए कुछ करे, जिससे कि मैम बहुत सारी वहाँ पे बस्ती बची हुई है जो बहुत ही डेंजरस हो सकती है। ये तो आप लोग किसी ने उसकी बात को अप्रिशिएट नहीं किया कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए भी हमें संजीदा होने की जरूरत है। हाँ जी, कोई और मुद्दा? Good morning, ma'am. I'm educated present here. My name is Rishika Saxena and I am a student of BSc second year. मेरा टॉपिक मैम मेडिकल सर्विसेज को लेके है, जहाँ पे नीट एग्जाम ये लोग कंडक्ट कराते हैं हमारे गवर्नमेंट, एंड जो भी हमने पैंडेमिक में भी देखा कि द नेसेसिटी फॉर डॉक्टर्स एंड स्पेशलाइज सर्विसेज इज सो मच। बट मैम जब वो डॉक्टर्स या फिर जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं उस पर इतने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, बट वी डोंट हैव प्रॉपर seats, especially government seats, and the private sector, like the private hospital seats, are so costly that nobody can afford it. Not everybody can afford it. And on the second hand, जहाँ पे doctors इतनी help कर रहे हैं, इतना कोशिश कर रहे हैं during the pandemic, they were the main people who sacrificed their own house, their family. And अगर देखना चाहे तो government ने उनके लिए, उनकी safety measures के लिए क्या सच कुछ नहीं किया। I know कि डॉक्टर्स को गॉड की तरह ट्रीट किया जाता है कि उन्हें सबको बचाना चाहिए, बट मैम लाइफ को बचाना सबके हाथ में नहीं है, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन इन विच द पेशेंट इज कमिंग। बट जो अग्रेशन दिखता है पेशेंट की फैमिली की तरफ से, दैट दे आर बीटिंग द डॉक्टर्स, दे आर ट्राइंग टू किल देम, एंड इसके लिए तो गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। इसमें लोगों की भी गलती है कि उन्हें ऐसा इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, उनका इमोशनल क्वेश्चन है, बट उन्हें भी तो देखना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो शायद उनका पेशेंट अच्छी कंडीशन में नहीं हो। मेडिकल नेग्लिजेंस भी हो सकती है मैम, बट इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने या फिर लोगों ने भी कभी किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या हमारे मेडिकल वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी कोई इसकी आवाज़ नहीं उठाई। एंड फिर हमारी गवर्नमेंट और बाकी लोग भी चाहते हैं डॉक्टर्स और इंक्रीज हो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। उसके बारे में पता चला कि इंडिया में मेडिकल हो गया, चीटिंग हो गई, चोरी हो गई, या फिर जैसे कि अग्रेशन हो गया, डॉक्टर्स के ऊपर हमला, ये सारे कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन इज द वन एंड ओनली द सॉल्यूशन विच आई फील लाइक। हाँ, इफ वी सी कोरियन कंट्री होगी, जैसे हो गया जापान हो गया, वो लोग बाहर से कोई भी बच्चा पढ़ने आता है तो उन्हें 1 साल का पहले उनका लैंग्वेज सीखना पड़ता है। जब वो कोरिया सीख लेते हैं उसके बाद कोरिया के लैंग्वेज में वो मेडिकल के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इंग्लिश या हिंदी में नहीं, कोरिया की ही लैंग्वेज में। हम लोग क्यों अपनी हिंदी को इतना पीछे धकेल रखा है? कुछ भी पढ़ रहे हैं, साइंस एआई के पीछे भागते भागते हम लोग अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, बल्कि उसी में सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है हमारे पास, जो हम लोग खोज रहे हैं, जो नासा खोज रही है, यहाँ मून से यहाँ की डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन है। हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि ये मेंशन है, पर नहीं, हम वो तो ऐसे लिखा होगा। पर अगर हम लोग इन सबको हनुमान चालीसा को सीरियसली लें, उन्हें भी बच्चों को रेगुलर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगे, ABCD की जगह हनुमान चालीसा सिखाएं, उस विथ मीनिंग अर्थ क्या है उसका, और उसके स्क्रिप्चर जैसे ऋग्वेद हो गए हमारे, जैसे कि रामायण हो गई, महाभारत हो गई, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें। हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं रामायण की, लेकिन वो भी चीज़ गलत दिखाई जा रही है। अगर हम वो चीज़ एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ाएं डिटेल में, तो सोचिए
कि हमारा जो युवा है वो अच्छी अच्छी बातें भी सोचते हैं कि आप इंडियन कल्चर जो है, भारतीय संस्कृति परंपरा को सहेज के रखने की एक अंदर से जज्बा है। तो इस बात पे भी तालियां बजा लो कि आप कम से कम ऐसे हो, हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा देश का भविष्य अच्छा है, उज्जवल है, आप सबको देख के लगता है। आप सब अपनी बातें थोड़ा सा कंसाइज उसमें बोले हैं, जिससे कि काफी बच्चे हैं और सबके हाथ हम देख रहे हैं लगातार खड़े हैं, तो अपनी बात को थोड़ा ब्रीफली कहने की कोशिश करिए जिससे सबको मौका मिल सके। लास्टली बस यही कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें भी पढ़ाया जाए, जो संस्कृत है उसे भी हमारा एक पार्ट बना जाए, वो भी नर्सरी यूकेजी क्लास से ही, ताकि बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चों का माइंड भी उतना ही अच्छा है। थैंक यू। आपकी बस एक बात का थोड़ा सा एक थॉट आपको देना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपको मेडिकल साइंस हिंदी में पढ़ाई जाए। अभी आप साउथ में जाएंगे तो वो कहेंगे तमिल में पढ़ाइए, तेलुगु में पढ़ाइए। एक्चुअली इंडिया में इतना आसान ये चीज़ नहीं है। इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज, दैट इज़ वाई इंग्लिश इज़ यूज्ड। आप जापान की बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक लैंग्वेज है, आपने जापानीज में पढ़ा दिया, फ्रांस में आपने फ्रेंच में पढ़ा दिया। इंडिया में इज इट रियली सो इजी? तो हम लोगों को अपना इतना नैरो पर्सपेक्टिव नहीं रखना है कि आप समझें कि आप लखनऊ में हैं या नॉर्थ इंडिया में हैं तो आप वही इंडिया है। नहीं, इंडिया आसाम में भी है, इंडिया मणिपुर में भी है, इंडिया साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। और लैंग्वेजेस देखिए, ठीक है। Jai Hind everyone, I am Jita Bhattwar, student of BA second year. I am a sports person and also an NCC cadet. So this tells a lot about my personality, that I am a fitness freak and I want the coming youth to be a little cautious about their health and I believe that जब हम खुद का अपना ख्याल रखेंगे, हरास हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो अगर बच्चा मेंटली अपना आगे ग्रो करेगा गेम्स में या कोई भी फील्ड में, अगर फिजिकली फिट रखेगा खुद को, वो खराब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं सकता है। सो आई जस्ट वांट दैट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज शुड एनकरेज द यूथ, द पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड मीन्स सच प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी हेल्ड लाइक marathons. And in India the problem is that fitness is not getting that much value, and nowadays we are seeing that people are talking about it, but it is on very lower aspect. What we need to do is I think free coachings or something should be there that people get encouraged and we just develop our personality. Also we should take care of our mental health. That can be only possible if we explore the area of sports or any fitness sport idea. Good morning everyone. My name is Satakshi Anand. I am a BA 4th year student. तो मुझे एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा लगता है कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, वो है कि एजुकेशन सिस्टम। मुझे ऐसा लगता है कि आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच अस टू बी सक्सेसफुल। मतलब जो हमारे ज़िंदगी के 10 से 12 साल होते हैं शुरुआत के, जब हमें लगता है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी इनकलकेट हो जाती हैं, मैनर्स हो गया या फिर कुछ भी, वो हमारी पर्सनालिटी वगैरह। तो हमें लगता है कि वो जो 10 से 12 साल का टाइम है, हम सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस रहते हैं। हमें हमारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस फिल करनी रहती हैं कि हाँ हमने इससे ज़्यादा स्कोर किया, हमने टॉप किया, हमारा मेन कंसर्न वही रहता है। और जब हम बाहर निकलते हैं, हम कॉलेजेस में आते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमें एक स्किल होना चाहिए था जो कि सबसे अलग हो, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए थी। और अगर हमें कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना होता है तो हम उसकी अलग से कोचिंग करनी पड़ती है, जो कि मुझे लगता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम भी इतनी इनफ होनी चाहिए कि हम डायरेक्टली 12th के बाद ही अपने एग्जाम्स दे सकते हैं, ना कि हम अपना पैसा लगा के एक कोचिंग करें। और मुझे लगता है एजुकेशन इन कोचिंग्स की सेंटर्स की वजह से एक बहुत ही मनी माइंडेड बिजनेस बन चुका है, जहाँ पे पैसा बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एजुकेशन सिस्टम मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे एजुकेशन में आने चाहिए, जैसे वुमेन के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे अभी केसेस मैंने सुने हैं कि एक लड़की को पीरियड हुए तो उसने सुसाइड कर ली।
बिकॉज शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ऐसा कुछ होता है। तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे बच्चों सबको इस चीज़ से फेमिलियर होना चाहिए। मुझे लगता है लड़कों को भी सब चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए, बिकॉज जो आधा अधूरा ज्ञान उनको इंटरनेट से मिलता है उससे उनकी मानसिकता खराब होती है। और अभी एक केस था रिसेंटली जो मैंने सुना था कि एक लड़का था, उसने अपनी बहन को मार दिया था क्योंकि उससे लगा था कि वो कुछ गलत करके आई है क्योंकि उसने ब्लड देखा था। तो उनको ये पता है कि ब्लड है तो कुछ गलत हुआ है, पर उनको ये नहीं पता कि उसको पीरियड जैसी चीज़ भी कुछ हो सकती है। तो इस तरीके की मेंटालिटी हो रही है जो कि मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़रूरी है कि हम सबको उस चीज़ से अवेयर करें। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम ममता यादव है और मैं धूम्रपान और मादक पदार्थों के विषय में बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारा जो मतलब ये जो समाज चल रहा है, युवा पीढ़ी इसको एज अ फैशन में ले रही है वो मादक पदार्थों को। तो मैं चाहूँगी कि हमारी सरकार को इस पर बैन लगाना चाहिए। मैं ममता यादव। नेक्स्ट मुद्दा किसका है? My name is Himangi Sahani. I'm a student of B.Ed first year. Himangi Sahani. I'm a B.Ed first year student. मैम, मेरा जो मुद्दा है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका एंड जापान, वहाँ पे बैलेट पेपर यूज़ होते हैं और हमारे इंडिया में ईवीएम मशीन यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका काफ़ी विरोध चल रहा है। जापान जिसने खुद ईवीएम बनाया वो खुद बैलेट पेपर यूज़ करता है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि ईवीएम जो है उसकी टेक्नोलॉजिकल मैलफंक्शनिंग हो सकती है, उसको इजीली हैक किया जा सकता है, पर जो बैलेट पेपर है उसे इजीली हैक नहीं किया जा सकता। सो ये मेरा पर्सनल थॉट है कि हमारी गवर्नमेंट को, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो बैलेट पेपर यूज़ करे, क्योंकि ईवीएम जो है काफ़ी इजीली हैक किया जा सकता है। जापान जो एक बात का जवाब दीजिएगा। यस मैम। जब ईवीएम्स नहीं थी तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैम, आज भी होती है, वो तो ईवीएम के साथ होती है, तो पूरे ईवीएम को ही हैक कर लिया जाता है। बैलेट पेपर्स को भी तो हैक करा जा सकता है, हैक नहीं किया जा सकता, उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिल्कुल मैम। तो आप कोई और अच्छा सजेशन अगर आपके दिमाग में आ रहा हो, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई कोई समस्या का समाधान भी अगर आपके दिमाग में है तो वो बताने की कोशिश कीजिए। मैम, मैं ये चाहूँगी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है, खुद अमेरिका और जापान जिसने खुद ईवीएम बनाया वो खुद बैलेट पेपर अगर यूज़ कर रहा है तो फिर हमें भी बैलेट पेपर यूज़ करना चाहिए। ईवीएम जो है वो इजीली हैक किया जा सकता है क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकल फंक्शनिंग, एक सिंपली अगर फ़ोन होता है मैम, वो सब कोई हैक कर लेता है आराम से, तो वो तो ईवीएम मशीन है मैम। एंड द सेकेंड टॉपिक इज मैम मीडिया। जो हमारी मीडिया है, जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कभी उस पर डिस्कशन नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, जो भी है पॉलिटिकल मुद्दे लेके बैठ जाती है, या तो रिलीजन को लेके। आपकी इस बात पे मैं भी कुछ जवाब देना चाहूँगी। आज हमको मीडिया ने ही इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ इकट्ठा किया है। तो बट मैंने किसी पर्सनल मीडिया या किसी चीज का नाम नहीं लिया। आई से मीडिया मैम, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वो भी एज अ मीडिया हमारे लिए यूज करती है, क्योंकि वहाँ पे अपने थॉट्स एक्सचेंज करते हैं। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मैं देखती हूँ मैम, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी मैं टीवी खोलती हूँ, कोई भी चैनल अगर मैंने ओपन किया, तो मुझे नहीं लगता वहाँ कभी एजुकेशन पे डिबेट होता है, जिसपे 28% जीएसटी मांग लगता है, जो कि कहीं नहीं लगता एजुकेशन पे 28% जीएसटी। आजकल अगर नर्सरी में भी मैं एडमिशन करवाने चाहती हूँ तो 2 लाख से नीचे कहीं नहीं लगता मैम। वहीं देखा जाए, अगर मैं कंपेयर करूँ दिल्ली गवर्नमेंट एंड किसी अदर स्टेट गवर्नमेंट में, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम
अदर स्टेट का एजुकेशन सिस्टम मैम देखा जाए तो फिर कोई कंपैटिबल ही नहीं है मैम। वहाँ की गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे मतलब पेरेंट्स कितना जूझते हैं एडमिशन कराने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, ऑनेस्टली आप लोग एक बात का आंसर करिए कि कितने लोग हेल्थ, एनवायरनमेंट, एजुकेशन की न्यूज़ देखते हैं रेगुलरली, डेली? ऑनेस्टली बताइएगा। हाँ, अब देखिए आप, ठीक है, अभी और लोग भी बैठे होते और कितने लोग सलमान खान और शाहरुख खान और करीना कपूर ने कितने लाख की ड्रेस पहनी या व्हाटएवर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तो कई बार आपको वही परोसा जाता है जो आप देखना चाहते हैं। पर मैम ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मीडिया की है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है या पोजीशन में जो है उनके टॉपिक्स को कोई जगह दे और उन्हें भी हमारे समाज के जो मुद्दे हैं अगर गवर्नमेंट नहीं उठाती है। नागरिक के नाते आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्सप्लेन कीजिए। मैम नागरिक के नाते मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसके प्रति मैं अपनी आवाज़ उठाऊं और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट या फिर कहीं अगर मुझे मिलता है तो मैं उठाऊं। जैसा कि मुझे आज यहाँ मिला तो मेरे जो विचार थे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जो मुझे लगे मैम, वो चाहे इलेक्शन को लेके हो या आप सिर्फ अपने विचारों को किसी मंच पे प्रकट करना, वो भी अगर आपको वो मंच मिल जाए तो इतना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, या चारों तरफ लोगों को मोबिलाइज करना और उनके ओपिनियंस को चेंज करना भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है? मैम सबको अवेयर करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है, इसका तो आपने जिक्र ही नहीं किया ना, इस बात का तो आपने जिक्र नहीं किया। सॉरी मैम, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि चीज़ों को अवेयर करना, लोगों को चीज़ों के बारे में अवेयर करना फॉर फ्री एंड इलेक्शन, मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो या फिर मीडिया हमारे सोसाइटी में क्या चीज़ें चल रही हैं उनको लोगों को अवेयर करना कि हमारी गवर्नमेंट क्या स्कीम ला रही है। अगर मीडिया है तो मीडिया का काम है प्रेज करना और क्रिटिसाइज करना। अगर गवर्नमेंट की कोई अच्छी स्कीम है मैम, आपको ऐसा ही था कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर की वजह से आपकी प्रॉब्लम रेज की आपने, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लिमिटेड एक्सपोजर व्हिच यू हैव गॉट टिल डेट। और आप सबको नहीं लगता, मेरा एक क्वेश्चन आप सबसे है, क्या आप सबको नहीं लगता कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आपने रेज की हैं गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से, क्या वो सब जनसंख्या वृद्धि के कारण भी हो सकती हैं? क्या उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी है? क्या उसमें हम एक अच्छे नागरिक का रोल निभा सकते हैं? क्यों ना हम उन प्रॉब्लम्स को भी रेज करें? बस मेरा आपसे सिर्फ इतना ही ये क्वेश्चन है, एक बार सोचिए एंड देन रेज योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू। बहुत सारी बातें जो बच्ची कह रही थी कि हनुमान चालीसा और रामायण पढ़ाना चाहिए, तो ये जिम्मेदारी बच्चों परिवार की भी होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से जिस माहौल में पढ़ रहा है, परवरिश हो रही है, वहाँ पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन्हें उनकी कल्चर से, उनकी संस्कृति से परिचय कराएं। हर एक की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ के आप निश्चित नहीं हो सकते हैं, ठीक है? इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और जो डिमांड जिसकी होती है वही सप्लाई किया जाता है। मीडिया में जो उन्हें लग रहा है जिसकी टीआरपी हाई जा रही है, वो कैसे कैसे सीरियल आ रहे हैं लेकिन उनकी टीआरपी हाई है, उनको लोग देख रहे हैं, इसलिए वो ऐसा दिखा रहे हैं। कोई अगला मुद्दा, कोई नया मुद्दा जिसको बोलना है कोई, या हम लोग वापस डिस्कशन पे जाएं? हाँ आप इसके बाद वापस हम लोग आएंगे। आप लोगों ने नोट किया होगा अगर किसी ने पहले कोई बात कही है जिस पे आप काउंटर करना चाहते हो। माइक ऊपर करो बेटा। यस मैम। मैम हम ये बोलना चाहते हैं जो हमारे घर का मैम शीलू रावत, मैम हम ये बोलना चाहते हैं जो हमारे घर का वेस्ट फूड होता है जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको डस्टबिन में ना फेंक कर हम उसको पेपर में रखकर सेफली साफ कोने पर रखकर एनिमल्स को दे सकते हैं, या फिर कोई भी अगर भूखा होता है वो जो है खा सकता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं वो उसको खा सकते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं जैसे टिफिन बच जाता है हम लोगों का और हम लोग रास्ते से जाते हैं तो 2 मिनट रुक कर अगर कोई एनिमल है उसको हम दे सकते हैं। तो हमें थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा जो वेस्ट फूड है वो वेस्ट ना जाए, वो कूड़े में ना जाए। बेटा यहाँ पर बात आज जो मुद्दे उठाने वो ये है कि आप सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हो, क्या बदलाव की, ये नागरिकों के कर्तव्य पर आप आगे। वो तो सारी बातों का सार यही है कि हम लोग की अपनी जिम्मेदारी भी कुछ है। हम हर चीज का भी मैंने भी कहा ना, सबका ठीकरा हम सरकार पर नहीं फोड़ सकते। बहुत सारे आप लोगों ने बातें की, स्कीम्स तो बनाई जा रही हैं
लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जहाँ तक है, हमको बाई फोर्स हर चीज़ नहीं कराई जा सकती जब तक हम खुद से अंदर से उस चीज़ के लिए तैयार ना हो। तो इसलिए कुछ चीज़ों की अवेयरनेस तो इंटरनल होनी जरूरी है। हमको इतना संजीदा होना चाहिए अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच, आपके विचार अच्छे हैं, हम सब सिटीजन्स को इसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, इधर आ गए, आपको भी बोलना है? हाँ, बोलो बोलो। अच्छा Ma'am, here this is Richa Yadav from BSc second year. I have an issue on education. Everyone can talk about education, but if good education is only for cities, it is not okay. I'm not okay with it. कि गांव में आप देखिए कि मतलब कोई भी 9th 10th क्लियर करने वाला बच्चा यहाँ मतलब कोई फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगा, उसके आगे भी स्टैंड नहीं कर सकता। Yes ma'am, I want good education in villages also. ये मतलब गवर्नमेंट schools, poor infrastructure, ये I want more work on government schools. ये आपने पर्सनली देखा है? Yes ma'am. कि आप मतलब अपना एक्सपीरियंस कुछ बोल रहे हैं, देखा हुआ है? Yes ma'am, my siblings मेरे भाई बहन हैं, मतलब गांव में कजन ब्रदर सिस्टर है, मतलब वो अभी 12th क्लियर करके वो यहाँ आएंगे तो यहाँ तो बहुत कॉम्पिटिशन है, वो यहाँ स्टैंड नहीं कर पाएंगे। बहुत लड़के यहाँ गांव से आई होंगी पर वो यहाँ के वहाँ के बेस पे और यहाँ पे बहुत डिफरेंस है। तो वी शुड हैव द सेम एजुकेशन ऑन विलेजेस एंड सिटीज। राइट रिचा, आपका कंसर्न बहुत सही है कि टाउन्स में, सिटीज़ में एजुकेशन अच्छी है, गांव में नहीं है शायद। पर आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा कि हमारे मैक्सिमम IAS बनते हैं जो उनका बैकग्राउंड गाँव का ही होता है, तो ये नहीं कह सकते कि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी है। कोई निकलता ही नहीं है वहाँ से, पर मतलब नहीं, आपने ये नहीं बोला, लेकिन आपने ये बोला कि वहाँ सिस्टम ही नहीं है। वहाँ का बच्चा यहाँ के क्लास 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम कोटिंग इट राइट, कि वहाँ का बच्चा यहाँ के क्लास 1, 2 के बच्चे के सामने भी फेल हो जाता है, ये बोला था ना आपने? तो प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं, कहीं कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कहीं कुछ बुराई भी होती है, लेकिन आपका ये जो कंसर्न है कि गांव में एजुकेशन ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए, वो बात ठीक है। यस मैम, यूपी और मतलब जैसे स्टेट, कोई भी कंट्री और स्टेट तभी प्रॉस्पेरस होगा जब उसका एजुकेशन होगा। लिटरेसी रेट हमारे यूपी में 67.78% है। अगर हम विलेजेस में भी वर्क करें तो आई थिंक वी शुड गुड। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अरीजा है, हमारा BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैम मेरा टॉपिक है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। मैम जहाँ मैं रहती हूँ, एरिया जो मेरा है, वहाँ पे 3 to 4 ईयर से रोड खुल रही है और वो बनती ही नहीं है। वो वहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिक को सफ़र करना पड़ रहा है कि धूल मिट्टियाँ उड़ती वहाँ पे। मैं वहाँ से जो भी रिक्शा, ऑटो रिक्शा जाते हैं, कितने बार मेरे सामने पलट चुके हैं, क्योंकि वो 3 to 4 ईयर कितनी बार रोड खुलती है, फिर बारिश होती है, फिर पानी भर जाता है उसमें। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट रूट करते ही नहीं कि वो जल्द से जल्द की रोड बना लेनी चाहिए। और मैम वो अब जाके 3 to 4 ईयर्स बाद अब जाके वो रोड बन रही है, लेकिन तब भी पूरी तरीके से काम अभी हुआ नहीं है। वो मैम वहाँ पे इतनी बार रोड एक्सीडेंट हो चुका है, रिक्शे पलट चुके हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे भी गिर चुके हैं नाले में, क्योंकि वो रोड की वजह से पानी भर जाता है वहाँ पर। और मैं बस ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी ये रोड बनाए, जहाँ पे वो गड्ढा खोदे तो उन्हें जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर लेना चाहिए। थैंक यू। आपके लाइन में बोलो। एरिया आज़ाद नगर, आलमबाग आज़ाद नगर। हाँ बेटा बोले बोले। Good afternoon everyone. My name is Ayushi Yadav. I am a student of BSc third year. मैम जैसे मेरे साथ में मैम रिचा जो है ना, जो भी इन्होंने बताया कि मैम सिटीज़ के बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स दोनों कि विलेजेस के बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो मैम ऐसा नहीं है। मैं इनकी बातों का काउंटर करना चाहूँगी। मैम मेरे फादर मैम खुद एक गवर्नमेंट टीचर और मैम विलेजेस में पढ़ाते हैं, तो मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम बात सिर्फ अवेयरनेस की है, गवर्नमेंट सारी स्कीम चलाती है, बराबर चलाती है, सिर्फ अवेयरनेस की बात है। मैम वहाँ पर
वहाँ पे बच्चों का जो भी सीन है मैम वो ये है कि वहाँ के बच्चे मैम जो भी बहुत पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं मैम उनकी सिर्फ एक मेंटालिटी है कि वहाँ पे मिड डे मील भी लगता है और उनका बस ये है कि हमें स्कूल जाना है क्योंकि वहाँ पे मिड डे मील मिलेगा, हमें खाना मिलेगा। मैम उनका कोई भी पढ़ाई से नहीं है, बहुत ही कम रेशियो है बच्चों का जो कि एजुकेशन के लिए मेनली एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाते हैं। और मैम जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं तो मैम वहाँ पे फिर उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैम वो आगे बढ़ के अपनी पढ़ाई से इसे कंप्लीट कर पाए। तो इसके लिए मैं अगर चाहूँ तो मैम मैं ये चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे मैम उनके लिए कुछ ऐसे स्कीम्स है, उनको स्कॉलरशिप और मैम उनको अवेयर करना। मैं बस ये कहना चाहती हूँ। थैंक यू। अभी अब हम लोग इसको ओपन करते हैं क्योंकि हाँ नया मुद्दा कुछ कहना है, आपको कुछ नया कहना है, जल्दी से इधर माइक दीजिएगा बेटा। और इसके बाद हम लोग वापस उस डिस्कशन पे आएंगे जिसके मन में कोई भी पॉइंट्स है, क्योंकि अब समय काफी हो गया है मुझे लगता है, और हम लोग अब इसको क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे अपने डिस्कशन को। ब्रीफ में अपनी बात कहिए। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, आई एम परल सिंह फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर। मैम मुझे ये कहना है कि मैम जैसे गांव वगैरह में मैम बहुत से रेप्स होते हैं, तो मैम जो हाई पावर वाले लोग होते हैं वो पैसे वगैरह दे के मैम जो मतलब जिसके घर से मतलब रेप होता है तो मैम वो पैसे वगैरह दे के केस को क्लोज कर देते हैं। और एटलीस्ट मैम मेनली ये होता है कि लास्ट में लड़की सुसाइड कर लेती है। मैम सिर्फ उनका क्या होता है कि उनकी फैमिली का मैम सिर्फ ट्रोल होता है और मैम कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। तो मैम इसके लिए कुछ होना चाहिए कि मैम मेनली मतलब उनकी या तो मैम लड़की को जैसे अगर मैम मेनली क्या होता है लड़की डेथ हो जाती है उसकी, तो मैम उनकी फैमिली को पैसे वगैरह देने चाहिए या फिर मैम उनके केस को देखना चाहिए। अभी हम लोग वापस डिस्कशन पे जाते हैं। जो पहले से प्रश्न किए गए उनमें ब्रीफ में लेकिन अपनी बात कहेंगे आप लोग सब। अपना नाम लेकिन पहले लेंगे क्योंकि आप लोग पहले अपनी बात कह चुके हैं और वापस आप डिस्कशन में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं और उसी के आधार पर आपके मार्किंग होनी है, इसलिए नाम जो नहीं बताएगा वो हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, दोबारा ये रिमाइंडर हम नहीं देंगे। आप खड़े होते ही पहले अपना नाम लेंगे और उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तनु सारस्वत, मैं सताक्षी की बात को काउंटर करना चाहूँगी। उसने जैसे कि बोला कि ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है हमारा फ्रॉम द चाइल्डहुड। बट मैम मैं अभी एक अपने सामने की बात बताती हूँ। मेरी एक भाभी है तो वो भी मेरे से कुछ दिन पहले इस बात की कंप्लेन कर रही थी कि उनकी 5 साल की बच्ची है और उसको 2 बजे घर आती है वो स्कूल से। वो क्यों 2 बजे घर आ रही है? क्योंकि उसे डांस सिखाया जा रहा है, उसे सिंगिंग सिखाई जा रही है, उसको एसे राइटिंग सिखाई जा रही है। She is only 5 years old, but still she is getting all development of their skills. Second thing मैम, menstrual hygiene and menstrual cycle की जो बात करेंगे फिर, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा अवेयरनेस मुझे नहीं लगता कि हो सकती है। You are seeing the ads on the television, you are seeing ads on the music apps which you are listening to, even on the Spotify you are listening about the whisper pads and all those things. They are distributing the pads openly. They are giving you for the free, and even I also have a big brother now, and he knows about the qualities of the pads. So it is solely the duty of the citizen or the family members कि हमारा अगर कोई भाई है, so we have to inform him कि ये होता क्या है. Though it is a taboo to discuss these things according to the society. हमारी मम्मी को नहीं पसंद आएगा कि we are discussing period thing with our brothers or brothers, ठीक है? But we have to discuss about it. We have to tell them that these qualities are good, these are not good, and all those things. We are having the cramps during the menstrual phase. ये सही चीजें हमें बतानी चाहिए मैम। इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। वो पैड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, वो कर रही है, एड्स दे सकती है, वो कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकती है, वो कर रही है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। मैं तनुजा मैम मैं इसके फेवर में बोलना चाहती हूँ कि मैम अब पीरियड्स लीव भी मैम बच्चों को मैम प्रोवाइड करी जा रही है मैम कुछ कॉलेजेस में। तो मैम बाकी मैम एक चीज़ और मैम पैड मैम मूवी बनी है और इसी के बेसिस पे तो मैम गवर्नमेंट में बहुत सारी चीज़ें कर रही है मैम इसको अवेयर करने के लिए। एंड मैम इवन 8th 9th में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी रो में आप लाइन से करते जाइए, जिसको जो जवाब दे रहे हैं अगर उसी में कोई है आप ऐसे ही रोटेशन में चलिए तो अपने आप सारे जवाब आ जाएंगे। मैम
रिगार्डिंग कि उन्होंने कहा गवर्नमेंट को करना मैंने पहले ही कहा था अगर खड़े होते ही अपना नाम नहीं लेंगे तो हम उसको डिस्कशन का हिस्सा नहीं मानेंगे। मुझे रिमाइंडर देने की बार बार जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमको आपका नाम याद नहीं है। सॉरी मैम, माय नेम इज ऋषिका सक्सेना एंड मैम रिगार्डिंग द टॉपिक जो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को सारे इनिशिएटिव लेने चाहिए। मैम चैरिटी तो घर से शुरू होती है ना, एंड ये फैमिली मेंबर्स एंड मदर्स को स्पेशली इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो अपने रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन्हें बताएं कि ये चीज़ें होती हैं। एंड मैम ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं हम घर में हो, स्कूल में हो या कॉलेज में, वो कहीं भी हो सकता है। तो अगर कोई लड़की वहाँ पे नहीं है या फिर कोई नहीं है तो क्या कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता? उसके लिए गवर्नमेंट सफिशिएंट इनिशिएटिव ले रही है, बट हम उसके लिए चैरिटी को घर से शुरू करनी पड़ेगी। द पेरेंट्स एंड एवरी मेंबर शुड नॉट फील अ टैबू कि इस बारे में बात ही नहीं करनी है या फिर इसे ऐसे करना है कि वी आर अनटचेबल, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एंड मैम जो उन्होंने बात की रिगार्डिंग द मोलेस्टेशन थिंग कि वो पैसा देके उसे पैसा देना चाहिए फैमिली को अगर कोई सुसाइड कर लेता है, तो वहाँ किसी के सुसाइड करने से क्या पैसा सफाइज कर सकता है उसे? उन्हें तो पनिशमेंट देनी चाहिए ना, दे शुड प्रोवाइड द जस्टिस। वो पैसा दे या ना दे, बट क्या जिस फैमिली के साथ लॉस हुआ है वो पैसा से वो उनका लॉस सफाइज हो जाएगा, या उन्हें वो अपनी लड़की को 50 लाख या 20 करोड़ के लिए वो कर देंगे कि ठीक है अब हमारा हो गया कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें तो मैम खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए फॉर द प्रॉपर जस्टिस। थैंक यू। नेक्स्ट Myself Shamuji, and the thing is that justice should not be delayed because justice delayed is justice denied. इसी में आगे जाइए, हाँ देखिए और किसको कहना? मैम जैसे कि मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है और जैसे कि दीदी ने बोला था कि उनकी भाभी का बेटा 2 बजे आ रहा है और डांस क्लासेस कर रहा है और सिंगिंग क्लासेस चल रही है इस वजह से। तो मेरा कहना ये है कि जो विलेज में स्कूल्स हैं क्या वो ये सब प्रोवाइड करा पाते? मेरे को नहीं लगता है इस टाइम पे कि उस हाई क्वालिटी का वो लोग प्रोवाइड कराते होंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत 90% लोग प्राइवेट स्कूल के पीछे ना भाग रहे होते, प्राइवेट कोचिंग के पीछे ना भाग रहे होते। लाइक दिल्ली में उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है, पर अगर आप अदर साइड देखें तो वहाँ पे भी करप्शन है, लोग जेल जा रहे हैं घोटाले में। सो वो चीज़ें कहाँ मैनेज होंगी? और जो उन्हें जेल भेज रहा है उन्होंने भी कोई अच्छे सत्कर्म नहीं किए हुए हैं, उन्होंने भी बेटा हम समझ गए पॉइंट्स को, तो समझ गए थोड़े लोग। और उनका जो था अडानी वाला मुद्दा नाम के बगैर भी चीजें हम लोग कुछ कह सकते हैं। मैंने शुरू में ये कहा था ना, पार्टीज के अलावा भी आप इंडिविजुअल्स के नाम को अवॉइड करें तो बेहतर होगा। इन जनरल बात करते हैं। Okay, there is a very famous petrol company which was in a corruption and very highlight. They have 24 corruption which was tagged. उनको दबा दिया गया because of the government, क्योंकि गवर्नमेंट फ्रेंड है तो वो मुद्दा नहीं खींचा गया या फिर उन्हें पनिशमेंट नहीं दी गई, बल्कि वो बिलियंस ट्रिलियंस में करप्शन था। जो बस बात मैंने बोला ना ब्रीफ में कही कि करप्शन को लेकर आप बात करें तो समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं क्लास टाइम में। बेटा आपके पास आएगा, हम रो वाइज आ रहा है, इधर से इधर आएगा, सबको मिलेगा मौका। जो कहना चाह रहे हैं मैम, मेरा नाम आयुषी सिंह है, बीएड सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं। आपने पहले नहीं बोला था ना? नहीं, मेरा ये मुद्दा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें कोई भी नेता होता है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अब आप गांव में देखिए, स्थानीय स्वशासन को लेकर देखिए, ग्राम प्रधान होते हैं एकदम अंगूठा छाप होते हैं। जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है वो नीति निर्माण क्या करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, आता ही नहीं है कुछ। तो चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय स्वशासन की बात हो, तो राजनेताओं का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य ही होना चाहिए ताकि वो कोई भी नीति बनती है तो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन उसका कर सके। आप इस तरह पीछे क्या करिएगा, पीछे से शुरू करिएगा, पीछे की लाइन में जिसको कुछ कहना है आगे बढ़ते जाइए। हाँ, इनको कहना है
BA थर्ड ईयर स्टूडेंट। तो जैसे तनु ने इस चीज़ को बोला कि उसकी नीज है और वो इतने स्किल सीख रही है डांस वगैरह, तो मैंने जब फिर मुद्दा उठाया था बिकॉज आई एम 2003 बॉर्न, मैं अपनी चीज़ को मैंने इसलिए ये चीज़ बोली बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कंपटीशन में जो दिक्कतें आ रही हैं आजकल, मैंने उस चीज़ को एड्रेस करके बोला था। आजकल ये जो जनरेशन आ रही है वो तो हम लोगों से बहुत स्मार्ट है, वो ऑलरेडी इतनी इंटेलिजेंट है, वो ऑलरेडी इतनी स्किल्ड है कि उनको बस थोड़ा सा एनहांस करना है। उनकी क्रिएटिविटी का लेवल एक अलग ही लेवल है और वो अबैकस जैसी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि हम लोगों ने बस सुना है और भी बहुत तरह की चीज़ें की लर्निंग हो रही है। बट मैं अपनी बात कर रही हूँ ना कि मैं 2003 बॉडी हूँ, मुझे रिजर्वेशन से प्रॉब्लम हो रही है, मुझे इस तरह की एजुकेशन लाइन के लिए मेरा कंसर्न वो है कि अभी हो रही है वो चीज़ ठीक है, बट जो चीज़ें पहले हो जानी चाहिए थी वो बहुत लेट हो गया है। और बात ये जैसे रिजर्वेशन की और जो क्लाइमेट की आपने बात करी थी फ्री एजुकेशन मिल रही है, तो अभी मैं किसी भी लड़के से पूछ लूँ, भले वो 10th में अभी पढ़ रहा हो बाद में पढ़ रहा हो, अगर मैं उससे पूछ लिया कि मेंस्ट्रुअल फेज की 4 साइकिल बता दो, वो नहीं बता पाएगा। मैम किसी बीए के स्टूडेंट को खड़ा करके आप मेंस्ट्रुअल फेज की 4 साइकिल। एक मिनट बेटा, एक मिनट। कुछ चीजें मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ द ट्रैक, मतलब आउट ऑफ द ट्रैक तो नहीं कहेंगे। जैसे आपने बात कही कि हाँ मैं अपने लिए कंसर्न हूँ कि मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं हो रहा, आपने आजकल के बच्चों की बात की, तो एक चीज तो फैक्चुअल है ना, हम पीछे तो नहीं जा सकते, जो समय निकल गया उस पर पीछे नहीं जाएंगे। हम आज की डेट में जो सिस्टम चल रहा है, जो हमारे आसपास घटित हो रहा है, उसमें हम बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव की जरूरत है, हमारा इशू अब ये होना चाहिए। जो इतिहास हम किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास में हम कैसे उत्थान और पतन से हम सीखते हैं कुछ, खाली ऐसे नहीं जो लोग कहते हैं इतिहास पढ़ के क्या हो जाएगा। इतिहास की मैडम भी बैठी है कि वहां से हम सीखते हैं। तो हम पुरानी चीजों से, अगर आपने ये चीज फेस की तो बेहतर ये है कि आज की डेट में उसी से सीख के अभी एनईपी बनी, उसी से सीख के ये बच्चे आज कर रहे हैं, तो पिछले चीजों से परिवर्तन भी हुआ है, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चीज पे हम बैठ नहीं सकते कि अब हमारे समय पे ये नहीं होता था इसलिए नहीं हो रहा। बदलाव इतने लंबे समय में बहुत सारे हो गए और हो रहे हैं। मैम जैसे युवा सांसद थे तो युवा को जो इश्यूज एड्रेस करने पड़ रहे हैं, मैंने वो चीज मेंशन करी है, बाकी वो 5 साल की उसके आगे जी। और वो एक कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके भाई को इतनी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मेरा भी भाई है, उसको भी चीज़ों के बारे में पता है और मुझे लगता है पता होनी चाहिए। बट मेरा ये कंसर्न था कि अगर इस तरह के लोग हैं, मगर आप ये भी तो देखिए कि क्राइम रेट कैसे बढ़ रहा है, हर घंटे में 3 में से 1 वुमेन को ये इशू फेस करना पड़ रहा है। अभी 52 FIR होती हैं 1 घंटे में रेप केस की। तो इस तरह के इशूज भी मेंटालिटी की वजह से आ रहे हैं और गवर्नमेंट अगर इन सब चीज़ों के लिए एक ऐड बना रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज ही है और ये टैबू है। और मुझे लगता है कि हाँ एज यंगस्टर हमें अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें इसके आगे बढ़ना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि जैसे ये चीज़ इतनी जल्दी वैनिश हो जाएगी। आपकी तरफ से अब इधर आ चुका है, प्लीज अब थोड़ा सा हम लोग को क्लोज भी करना है, वाइंड अप करना है, हमने इसीलिए बाय रोटेशन घुमाया था। आपको कुछ कहना है? हाँ कहिए। गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, आई एम अंजना सिंह। एंड जैसा कि दीदी ने बोला कि गवर्नमेंट का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसी के साथ ही ये बोलूँगी कि गवर्नमेंट का एजुकेटेड होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो स्कीम्स वगैरह सब कुछ तो लॉन्च कर देती है, लेकिन वो कहाँ तक पहुँची है उनका कोई भी उनके पास डेटा, वो कभी भी उसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं समझती है। गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च हो गई, उसके बाद ये नहीं कभी भी इंश्योर किया जाता है कि हाँ ये इतने लोगों तक पहुँच गई है, इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, वो और वो हमारे तक आते आते वो इतनी ज़्यादा वो हो जाती है, मतलब नल के बराबर हो जाती है कि बहुत से लोगों को तो मिलती भी नहीं है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा आता है, जो भी फंडिंग होती है, वो हमारे तक आ जाए तो ग्राउंड लेवल तक आते आते वो जितना गवर्नमेंट देती है मुझे लगता है उसका हाफ से 1/3 या 1/4 बचता होगा। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को डायरेक्ट हम हमारे से कांटेक्ट करने का एक ऐसा कुछ तो भी पोर्टल वगैरह स्टैब्लिश करना चाहिए जिससे कि वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके कि हाँ जो स्कीम हमने ग्राउंड लेवल पे दी है क्या वो स्कीम उन लोगों तक पहुंची है जिनके लिए हमने बनाई है, कि वो पैसा बीच में ही कहीं हो गया है। मन की बात इसी पे चल रही है। चलो आगे। आपने पहले बोला था क्या नाम बताया? कोमल। बोला कि गांव में जैसे कि इन्होंने
गांव में शिक्षा नहीं है और मतलब कि गवर्नमेंट को पढ़ा होना चाहिए, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट इतना तो नहीं कर सकती कि उन्हें घर से निकाल के लाए कि नहीं तुम पढ़ो चल के ये करो, वो तो खुद होना चाहिए ना, हमें पढ़ना चाहिए या उनके परिवार को भी पढ़ना चाहिए कि खुद पढ़े। अगर हम पढ़े हैं तो हमारा भी फर्ज होना चाहिए कि हम घर में उनको अगर हम 4 को पढ़ाते हैं तो उनसे बोले आप उस 4 को पढ़ाएं, फिर उनसे बोले वो 4 पढ़े, ताकि इससे जो नहीं भी पढ़े वो भी पढ़ सके। अब गवर्नमेंट कितना करेगी, कर तो रही है, कितना ही कर सकती है, वो घर में जाके आपको कहेगी चलिए कि नहीं चलो तुम पढ़ो चल के, अब कोई इतना भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, वो तो अपने खुद की है कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना। ओके, थैंक यू। आगे आ जाओ, आगे की रो में। हाँ, दिव्या को दे दीजिए। माय नेम इज दिव्या भट्टाल। मैम, अभी ऐसा बोला गया था कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं इस बात पे थोड़ा अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि हर बार लड़के की गलती नहीं होती है। यहाँ इस बात को आप सीधे ऐसे क्यों ले गए कि लड़के की गलती नहीं होती? जस्टिस की बात हो रही हो, लड़का हो या लड़की हो, मैम मैं ये कह रही हूँ कि जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो जस्टिस ही नहीं दे रहे। हाँ, मैं ये जरूर चाहूँगी एक लड़की के होने पे मैं ये कहूँगी कि जल्दी से जल्दी जस्टिस देना चाहिए, लेकिन हमको केयरफुल होना चाहिए और जब एकदम प्रूफ हो जाए तब भी उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। और एक्शन अगर प्रूफ हो गया तो एक्शन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा ब्लेम लगा दें। और दूसरी मैम चीज़ बोली गई थी कि काफ़ी स्कूल में स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही, बट मैं अच्छी बात है सिखाई जा रही, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो रहा है, मैं अच्छे स्कूल से बिलोंग कर रही थी, मेरा काफ़ी हाई क्लास स्कूल था, बट वहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं था। इवन सिर्फ टॉपर्स को एनकरेज किया जाता था जिनके 95 अबव आते थे, तो वो फैसिलिटी सबको प्रोवाइड नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ हाई क्लास कॉलेजेस में होता होगा, या इस कॉलेज में ही तो अपना गवर्नमेंट कॉलेज मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ फैसिलिटीज हैं, लेकिन प्राइवेट मुझे ऐसा लग रहा है पैसा खा रहे हैं, उतना मिल नहीं रहा है, तो उस पर थोड़ा गवर्नमेंट को भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, मुझे लग रहा है उसके अंदर। ओके, थैंक यू। आगे दे दीजिए, आगे। अब पीछे से माइक आगे आ चुका है, अगर आपको बाद में याद आया तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। आगे दीजिए। हाँ, आपको बोलना है, बोलिए। मैं निधि सक्सेना, मैं BSc 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हायर पोस्ट में MP MLAs में बैठे हैं, उन लोगों उतनी क्वालिफाइड नहीं है, और उनके अंडर जैसे IAS ऑफिसर्स होते हैं, एग्जाम क्वालिफाइड करके जाते हैं, पर उन लोगों को उनकी बातें माननी पड़ती है। वो खुद से कुछ करना भी चाहते हैं कि बनता है इंसान कि वो देश का विकास करेगा। ये मुद्दा ऑलरेडी आ चुका है ना कि हमें क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है, कुछ नई बात नहीं है आपने। MP MLAs के लिए जैसे कि IAS हो गई बात, वो हो गई बात। चलो कल्चर एस्पेक्ट के बारे में स्कूलों में हनुमान चालीसा पढ़ानी चाहिए, पर ये बात भी पेरेंट्स को ध्यान दें कि जो छोटा होता है उसकी ग्रैब करने की पावर ज़्यादा होती है। स्कूल में वो हिंदी इंग्लिश मैथ सीखता है, लेकिन पेरेंट्स भी बच्चों को स्टार्टिंग ये बात भी हो गई, ये हो चुकी है बेटा, कुछ नई बात, ये बात हो चुकी है। अब आप माइक पास कर लें, माइक पास करिए और किसी आगे ले लीजिए। आगे की रो में किसी कुछ कहना है? आगे की लाइन में किसको बोलना है? मेरा नाम नेहा मिश्रा है, मैं BEd 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं अपनी साथी की बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगी जो ग्रामीण शिक्षा को लेके हैं। तो उसमें मैंने खुद देखा है, मैं खुद गांव से बिलोंग करती हूँ, कि बच्चे स्कूल जाते तो हैं पर वहाँ उनको ऐसे टीचर भी नहीं मिल पाते हैं, या फिर टीचर होते भी कम हैं। 2-4 हैं भी तो आपस में बैठ के बातें करते रहते हैं, और वो बच्चे आपस में बस खेलते हैं और चले भी जाते हैं। तो बच्चे जाते तो हैं पर उन्हें शिक्षा मिल नहीं पाती। वो हमारे यहाँ से शहरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जबकि उनमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, पर उन्हें वो स्टेज नहीं मिल पाता। सरकार की क्या गलती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? टीचर मैम ये सरकार नौकरी दे रही है, टीचर्स अपॉइंट कर रही है, सरकार बच्चों को बुलाने के लिए कि मिड डे मील भी दे रही है कि बच्चे आए। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा हमारा भूखा है, वो नहीं आ सकता, हमारे घर में खाना नहीं है, बच्चा पढ़ाई क्या करेगा। उन सभी चीज़ों के लिए सरकार मिड डे मील भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करके, इंटरव्यूज डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, बाकायदा एंट्रेंस लेके अच्छी क्वालिटी के टीचर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं। अगर टीचर वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो देश के नागरिक ही तो हैं, क्या उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है? इसमें सरकार का क्या रोल है, आप ये बताइए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मैंने वो भी रखा अपनी बातों शायद मैं समझाने में ऐसा कर रही कि होते हैं टीचर, पर जितने बच्चे होते हैं
उसकी मात्रा में टीचर नहीं होते हैं, कि बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ तक कि एक तक स्कूल है और उसमें 3 टीचर है या फिर 4 टीचर है, तो सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर उस मात्रा में टीचर भी उपलब्ध कराएं। ओके, थैंक यू सो मच। कुल मिला के हम लोग देखें, बैठो बेटा, कुल मिला के हम लोग देखें तो आप लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया और जैसे मैंने पॉइंट्स नोट किए, मैं पहले उस पर आ जाती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या इश्यूज आज डिस्कस किए। सबसे पहले से अगर हम शुरू करें तो एक तो इन्वायरमेंटल मुद्दा आपने लिया कि आप पर्यावरण के लिए बड़े चिंतित हैं। अच्छा लगा बीच में अपने लिए ताली बजाना, क्योंकि मैं वाकई आपके बिहाफ पे कह रही हूँ कि आप लोगों ने ये मुद्दे छेड़े। ये अच्छी बात है कि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहना चाहिए। इस दिशा में सरकार को जो बेहतर कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं उसे चलाने चाहिए, चलाए जा रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन अभी भी गुंजाइश है। फिर आप लोगों ने रोजगार का, बेरोजगारी का मुद्दा चलाया, तो कहीं ना कहीं देखिए वो बेरोजगारी के लिए बहुत सारी योजनाएं। एक तो हमको थोड़ा सा ये भी देखना है जो हमारे सामने आ रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे, और स्टार्टअप इंडिया को लेकर जो बहुत सी स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया जो है उसमें खास तौर से ये है कि हमें अपने कौशल का तो विकास करना ही करना है, हमें खुद अपने उद्योगों को लगाना है और हम बल्कि जॉब मांगने वाले ना हो, हम जॉब देने वाले बने। तो कोशिश आपको यही करनी है कि इस दिशा में आप आगे बढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको इस संबंध में लोन भी प्रोवाइड करा देती हैं कि बेसिक लेवल पे जब आपको उसको खड़ा करना हो तो आप क्या क्या सुविधा आपको मिल सकते हैं। तो ये मुद्दे आपने लिए। फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा आरक्षण का आपने लिया। बहुत सारी हैं उसमें भी, आज भी वो कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जहां तक हम सब का भी मानना है कि अगर प्राइमरी लेवल पे आप किसी चीज के लिए आरक्षण दे रहे हैं वहां तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसके बाद एक स्तर पर सबको लिया जाना चाहिए जिससे कि हम क्वालिटी को सामने ला सकें। अदरवाइज क्या हो रहा है कि क्वालिटी तो दब रही है और बाकी चीजों को हम बैलेंस नहीं कर पा रहे। तो इसमें अभी भी क्योंकि बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन आरक्षण का मुद्दा बिल्कुल सटीक है आप लोगों का कि इस पे काम करने की अभी जरूरत है। फिर बात आई डिजिटल इंडिया को लेकर। तकनीक ने हमें बहुत आगे तक पहुंचाया है और तकनीक ने हमको ड्यूरिंग कोविड बहुत सहायता भी की, क्योंकि अगर हम तकनीक की आधार हमारे पास ना होती तो कोविड के समय पर जब लॉकडाउन में हम थे तब स्थितियां बहुत बद से बदतर हो जाती, डिप्रेशन में और खराब स्थितियां होती। हम एक दूसरे से तकनीक की वजह से जुड़े रहे। अब तकनीक को किस तरह से, उसकी बहुत से ड्रॉबैक्स हैं कि इंटीरियर्स में आप चले जाइए, गांव में चले जाइए तो वहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, इसलिए वो तकनीक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। बहुत वैलिड पॉइंट है। तो उस तकनीक को किस तरह से और बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, सरकार को इस दिशा में ऑफ कोर्स काम करना ही चाहिए, अन्यथा ये जो तकनीक हमारे सामने आई है इसको हम पूरी तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फिर आप लोगों ने जो इन्वायरमेंट के अंदर ये गैस लीकेज का भी बात आई, तो कहीं ना कहीं देखिए एक जिम्मेदारी नागरिकों की स्तर की भी होती है कि सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, हम किसी के उद्योग को अचानक बंद नहीं करवा सकते, लेकिन ये जिम्मेदारी उस ऑर्गेनाइजेशन की होती है, उस उद्योगपति की होती है कि उसकी पूरे सेफ्टी कंसर्न को लेकर के चले। तो कहीं ना कहीं उन पे चेक लगाने के लिए सरकार को थोड़े से कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। इस मुद्दे में हम लोग बात कर सकते हैं ना कि हमको एनवायरनमेंट को और हमारी जनता को सुरक्षित रखना है, तो सरकार को थोड़े से कड़े नियमों को बनाना ही पड़ेगा, तब हम इनको पूरी तरह से लागू कर पाएंगे। फिर बात आई मेडिकल की, खास तौर से मेडिकल पर्सन्स की सेफ्टी को लेकर के आपने बात की कि डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो ऐसे में लोग उन्हीं को मारने पीटने पे आ जाते हैं। तो उस संबंध में भी सरकारी बहुत सारे नियम हैं, पॉलिसीज हैं, लेकिन वही वाली बात जो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात हो रही है, क्योंकि बात वही है कि हमें निर्णय लेने में कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, हम अनएथिकल जजमेंटल नहीं हो सकते, हम अचानक से एक्सीडेंटल जजमेंटल नहीं हो सकते, पूरे उसके प्रोस कॉन्स देखने के बाद ही उस पर कोई जजमेंट लिया जाता है, लेकिन इसमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है, ये हम सब महसूस करते हैं। तो सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए। उस पर बात होगी भारतीय संस्कृति की, अगर आप बात कर रहे हैं कि इसका लैकिंग है, तो अगर आप एनईपी को पढ़ें तो एनईपी बहुत सारी ऐसी सारी चीजें जो छूट रही थी उनको लेकर आई है। अब एनईपी अपने आप में एक थोड़ा सा ऐसा मुद्दा है जिसपे आप लोगों ने आज बहुत डिस्कशन नहीं किया,
कि NEP के भी प्रॉस कॉन्स हैं बहुत सारे, लेकिन जो आप भारतीय संस्कृति परंपरा की बात करते हैं तो वो सारी चीजें लाने की उसमें कोशिश की गई है। अगर उसको ठीक तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके माध्यम से विकास हो सकता है। रही बात उसकी, जो आप पर्टिकुलर एक रिलीजन की बात खास तौर से भारत जैसे देश में नहीं कर सकते कि स्कूल कॉलेजेस में किसी एक धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। स्कूल कॉलेज में हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सब आते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात होनी चाहिए। इसलिए ये काम शुरुआती स्तर पर, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होता है, हम कौन किस धर्म को मानता है उसको उसकी शिक्षा प्राइमरी रूप में पहले परिवार से उसकी मिलती है और उसके बाद उसको आप अपने तरीके से समाज में बढ़ाते हैं। ठीक है, रिलीजन रिलीजन हर रिलीजन हम लोग को सिखाता है हमें कैसे टॉलरेंस आनी चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति हमारे में सम्मान का भाव भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा ही सबसे अच्छा है, सब रिलीजन अच्छी बात कहते हैं, हमारी समझ का फेर है कि हम उसको सही और गलत समझ लेते हैं। फिर आपने हेल्थ इशू को लेकर बात की कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे होनी चाहिए बात। फिट इंडिया कैंपेन चले हैं, फिट इंडिया लेकर आए, खेलो इंडिया, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स जो हैं हेल्थ इश्यूज को लेकर ऑलरेडी चल रही हैं। हम अवेयर नहीं है, ये हमारी गलती है, हमारी सोच है, तो हमको उस दिशा में, क्योंकि आज आपके हाथ में जो तकनीक है, एक क्लिक पे आपको सारी योजनाएं दिखती हैं, तो मेहरबानी से आपसे ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उस पे इधर उधर की रील बना के या रीलों को देखने या अननेसेसरी चीजों को देखने की बजाय उस तकनीक का सदुपयोग करें और सदुपयोग करके वहां से अच्छी जानकारी हासिल करें, उस जानकारी के अनुसार आगे बढ़ें। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर बहुत सारी चीजें आई कि महंगा होता जा रहा है, मनी माइंडेड सिस्टम हो रहा है, तो इसमें भी थोड़ी गलतियां में लगता है हम सबकी मिली जुली है कि हम सब कहीं पर भी आप देख लीजिए आज के समय पे अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई हो भी नहीं तो भी एक टैग दिमाग में चलता है हमें पढ़ना उसी स्कूल में जहाँ CBSE बोर्ड है। तो ये हमें भी अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, तब जाके वो भी नीचे आएंगे। उनको अभी पता है कि आप लाइन लगाओगे इसलिए वो अपनी फीस जो भी चाहते हैं वो मांग रहे हैं और आप उसे दे रहे हो। तो यहाँ सुधार की गुंजाइश निचले स्तर से सभी को मिल करके करनी पड़ेगी, अपने दिमाग से उस टैग को हटाना पड़ेगा कि हमारा बच्चा अगर CBSE बोर्ड से नहीं है तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर सकता। हम अपना एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, हम यूपी बोर्ड से ही पढ़े और इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो आज हम नहीं कह सकते कि हम CBSE बोर्ड वालों से कम्पीट नहीं कर सकते या वो हमसे बहुत बेहतर है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने आप का किस तरह से ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो और उसका कैसे इस्तेमाल करते हो। फिर ड्रग्स और टोबैको और इन सबको लेकर के आपने बात की कि वो बैन होना चाहिए, तो बैन बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बहुत सारी चीजें बैन की भी गई सरकार की तरफ से, लेकिन फिर हम लोग उसको दूसरे रास्ते से पाने की कोशिश करते हैं, तो हम सिस्टम को खुद बिगाड़ रहे हैं, है या नहीं? हम लोग अगर ये चीजें लेना बंद कर दें तो वो अपने आप ही उसका प्रोटेक्शन ही बंद हो जाएगा। जब उसकी पूरी लागत आ रही है, उसको लोग यूज कर रहे हैं, तो इसलिए वो बनना भी बंद नहीं हो रहा। तो हमको अपनी हेल्थ के लिए खुद अवेयर होना पड़ेगा। हमारी सरकार हमें क्यों याद दिला रही है कि हमारा जीवन हमारे लिए बड़ा अनमोल है? ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि हमारा जीवन हमको सुरक्षित रखना है, इसके लिए हमें कोई दूसरा बताएगा आगे? तो हमको खुद अवेयर होना पड़ेगा। इलेक्शन की जो आपने बात की कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वो पूरी कोशिश रहती है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र तभी एक मजबूत बन सकता है जब फेयर इलेक्शन हो। मीडिया पे आपने बात की, मीडिया भी अपनी जिम्मेदारी निभाता भी है, लेकिन हर जगह पर जहाँ कम ज्यादा वाली बात है, सही और गलत है, तो हर तरफ से हो रहा है। मीडिया को भी पूरी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, निभा रहे हैं, लेकिन और उसमें गुंजाइश है जहाँ पर, क्योंकि मीडिया से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं युवा खास तौर से, इसलिए अगर और अच्छा काम होगा तो और अच्छी दिशा में प्रयास होंगे। कुछ सजेशंस ऐसी आए थे, वेस्ट मैनेजमेंट, ये नागरिकों की ड्यूटी है, उसे करना ही चाहिए, और रोड्स का निर्माण, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आप लोगों ने बात की, जो वो एक मुख्य बात थी, वो बहुत अच्छी बात थी और वो होनी ही चाहिए कि जब हम हर तरह के एम्प्लॉयमेंट में कहीं पर भी हम कहीं नौकरी भी दे रहे हैं तो हम पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एक नेता जो हम चुन रहे हैं, जो हमारे लिए नीति निर्धारक होने वाला है, उसकी एक बेसिक एजुकेशन जो है वो डिसाइड होनी ही चाहिए। ये बहुत अच्छी बात थी, इसके लिए एक बार तालियां फिर से बजनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं कि किसी को भी हम उस जगह पर बैठा दें और उसके बाद वो फिर अपनी समझ से, अगर उसकी समझ पूरी तरह से परिपक्व नहीं है तो वैसी ही नीतियां बनाएगा जो नेचुरली फेवरेबल नहीं हो सकती हैं।
तो कुल मिला के आप लोगों ने ये सारे इश्यूज दिए। क्राइम को भी आपने दिया कि भाई क्राइम इसलिए हो रहा है क्योंकि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो हमारे में मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे से आएंगी, तो नेचुरल सी बात है करप्शन, रेप और एक क्राइम वगैरह ऑटोमेटिकली कम होगा। तो अच्छे मुद्दे आप सबने उठाए हैं, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि जो मुद्दे आपने उठाए इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप सब 18 के हो गए, तो उसमें आप जो है उसमें उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग वोट देंगे, एक उचित व्यक्ति को वोट देंगे। चुनाव आने वाले हैं, लखनऊ में कब है? जोर से बोलो, कब है? 20 मई को। तो सभी खुद जाएंगे, अपने परिवार वालों को ले जाएंगे और साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको बोलेंगे कि सब चले मिलकर और एक मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करें। और एक बार फिर से मैं पूरे नवीन कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से हिंदुस्तान का, शाश्वत जी का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने ये एक मंच प्रदान किया। इन बच्चों ने अपनी बात कही और इनकी बात शासन तक भी पहुंचेगी क्योंकि मीडिया कवरेज इसको मिलेगा। और बहुत सारे मुद्दे आप लोगों ने जो छेड़े, जैसे इन्होंने बताया आजाद नगर की सड़क बनने लग गई, तो जो गड्ढे हैं आपको गड्ढा मुक्त सड़क भी दिखने लगेगी इन्हीं लोगों के प्रयास से। तो थैंक यू सो मच। आप में से जिन लोगों ने कुछ अच्छा बोला है, जिनके टॉपिक्स मैम वगैरह को पसंद आए हैं, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। बहुत छोटा सा गिफ्ट है हिंदुस्तान परिवार की ओर से आप सभी को, लेकिन गिफ्ट कैसा भी हो, गिफ्ट होता है, तो इसको आप लोग कबूल करिए। और आप लोगों ने अच्छे अच्छे टॉपिक्स उठाए, जिसमें कुछ टॉपिक्स यहाँ पर भी नए निकल कर आए हैं, जिसमें आप लोगों ने जो बात की कि सबसे अच्छी बात यहाँ पर निकल आई कि नेताओं के लिए भी एक पैरामीटर सेट किया जाना चाहिए कि आपको ये इतनी क्वालिफिकेशन रखनी है, तभी आप नेता बन पाएंगे, तभी आप नीतियों पे अपनी सलाह दे पाएंगे। नीति निर्माण तो ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, लेकिन उसमें मशवरा उनसे लिया जाता है क्योंकि उन्हीं के अनुरूप वो नीतियाँ तय करते हैं, वो नीतियाँ बनाते हैं अपनी। दूसरा एक वो आपने उठाया था मीडिया, हाँ हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कई जगहों पर हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं या जनता को समझा नहीं पाते हैं क्योंकि 1-to-1 कम्युनिकेशन हमारा आपका, हम लोग अपनी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी सिखाया जाता है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। तो उसमें सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हम लोग, अगर आपके मन में यह क्वेश्चन आया तो कहीं ये गलती हम लोग की है, इसको मानते हैं, इसको आपने अच्छा क्वेश्चन रेज किया। बाकी आप लोग को और कुछ कहना हो, आप लोग नाम आगे जिन्होंने अच्छा बोला है आज। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे तनु सारस्वत को। मैम आप तनु सारस्वत ने कई मुद्दे उठाए जिसमें कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे भी थे। इन्होंने ऐसा भी बताया कि कई सारी सरकारी योजनाएं हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, जिनके बारे में जागरूकता नहीं फैल पाती है। और दूसरे नंबर पे है तनुजा कांडपाल। इन्होंने पेपर लीक की समस्या को उठाया और भी कई तरीके की समस्या उठाई, नौकरी की समस्या को उठाया कि हाँ नौकरियाँ कम मिल रही हैं इस तरीके से। शांभवी मिश्रा शुक्ला, शांभवी शुक्ला। शांभवी ने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के खिलाफ बात की कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, इससे राजनेताओं को मौका मिलता है और वो अपने दूसरा इन्होंने पर्यावरण शुद्ध हवा पे भी अपना पक्ष रखा। इसके बाद है निधि सक्सेना। निधि सक्सेना ने भी काफी मुखर होकर अपने मुद्दे को रखा, अपने मत रखे यहाँ पर हम लोगों के सामने। सताक्षी आनंद, इन्होंने शिक्षा पे बात की, इन्होंने मुद्दे रखे कि गांव में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, वहाँ पर भी तमाम तरीके की जो सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं, जो विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए। आयुषी सिंह, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, प्रधान अंगूठा छाप होते हैं उसके बावजूद तो यानी स्थानीय सुशासन की इन्होंने टोटल बात की। एक इन्होंने बोल दिया था कोट एंड कोट प्रधान अंगूठा छाप होते हैं, वो चीज़ काफ़ी ठीक थी कि कई जगहों पे गाँवों में ऐसा होता है जिसके कारण प्राइमरी स्तर पे ही सुधार नहीं हो पाता है।
तो आप सभी से दरख्वास्त करेंगे आप लोग आगे आ जाए, मैम के साथ एक आपका फोटो। इसमें से 2 लड़कियों को मैम हम रोकना चाहते हैं, एक ऋषिका सक्सेना और एक है सृष्टि मिश्रा। इन 2 लोगों में हम अपनी ओर से भी सम्मानित करना चाहते हैं कि इन लोगों ने अच्छा बोला, इनके मुद्दे काफ़ी ठीक लगे, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बात को रखा। ऋषिका सक्सेना के भी मुद्दे थे मेडिकल सर्विसेज को लेकर और डॉक्टर्स की हमेशा गलती ना होकर कुछ बार हमें तीमारदारों को भी अपने देखना चाहिए कि किस तरीके से वो चीज़ें कर सकें। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग किया। मंजुला जी यहाँ पे नहीं है, इनका भी बहुत बहुत आभार आपका मैम खास तौर पर। एक फोटोग्राफ के लिए सभी लोगों को बुलाना चाहेंगे।